देखो जो सेकंड चैप्टर है अपामार्ग तंडुली अध्याय, इससे क्या है कि इसमें पहले तो ध्यान रखना कि जो वर्णन आता है 28 प्रकार के यवागु का वर्णन कौन से चैप्टर में आता है, तो ध्यान रखना सेकंड चैप्टर में चरक संहिता, जिसका नाम क्या है अपामार्ग तंडुली अध्याय। ठीक है, और पूछे कि सर्वप्रथम चरक संहिता में पंचकर्म का वर्णन कहाँ पर आता है, तो वो भी ध्यान रखना इसी चैप्टर में आया है, सिर्फ पंचकर्म के द्रव्यों के नाम के रूप में। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान। 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। फिर पूछता है अपामार्ग तंडुली अध्याय में तंडुल का मतलब क्या होता है। तो तंडुल क्या होता है, जैसे मान लो चावल है ना, या चावल के ऊपर की कवरिंग होती है, चावल जब तक निकाले नहीं जाते, जैसे गेहूँ नहीं निकाल रहे हैं अपन, खेत में उगे हैं और उसके ऊपर कवरिंग होती है, और यदि वो कवरिंग निकालने के बाद जो अंदर का बीज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, तंडुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंडुल। तो देखो बीजों के लिए छिलका उतार कर जो अपने को मिलता है वो क्या कहलाता है, तंडुल कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखना, अब आगे बात करते हैं। तंडुल देख लिया आपने, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि अपामार्ग तंडुली अध्याय में तंडुल से क्या लिया जाता है, तो ध्यान रखना हिंदी में लिख भी रखा है जो विमर्श है कि भूसी रहित चावल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, तंडुल से मतलब भूसी रहित चावल लेना चाहिए। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लगती इजी है कि हाँ भाई तंडुल का मतलब तो पता पड़ जाता है, लेकिन जब पूरी संहिता पढ़ लेंगे तब ये आइडिया नहीं रहेगा कि तंडुल का मतलब क्या बताया। तो लिख लेना यहाँ पर, है ना, आपकी जो संहिता है वहाँ पर लिख लेना तंडुल का मतलब बीज के लिए आता है, जो छिलका रहित बीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तंडुल बोलते हैं। ठीक है, वैसे तंडुल चावल को भी बोलते हैं सिनोनिम से उसका। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये सारा मैं नीचे पढ़ा देता हूँ, फिर अपन वापस ऊपर देखें। देखो सबसे पहले शीर्ष विरेचन, जिसको शिरो विरेचन अपन बोलते हैं, है ना, शिरो विरेचन के द्रव्य बता रखे हैं। तो यहाँ पर पहले अपन पंचकर्म के जो द्रव्य होते हैं, वमन के द्रव्य क्या होते हैं, विरेचन के द्रव्य क्या होते हैं, है ना, शिरो विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, बस्ती के क्या द्रव्य होते हैं। वैसे तो अपन फर्स्ट जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था उसमें भी देखे थे थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत और देखते हैं। तो देखो शिरो विरेचन के कितने टोटल द्रव्य 25 होते हैं। कौन कौन से, आपको फर्स्ट लाइन याद रखनी है, MTR कर लेना। जो फर्स्ट लाइन है 3 नंबर श्लोक वाली, वो आपको याद करनी है ना। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे कि अपामार्गस्य बीजानी पिपली मरीचानी च विडंग अन्यत शिग्रुणी सर्षप तुम्बुरुणी च। ठीक है, ध्यान रखना है, लाइन याद कर लेना। कई बार पूछूंगा मैं कि शिरो विरेचन के द्रव्य बताओ, तो ये लाइन बोल देना, बस बात खत्म। अपामार्गस्य बीजानी, अपामार्ग के बीज, पिपली हो गई, मरीच हो गया, विडंग हो गया, शिग्रु, शिग्रु माने सहजन, है ना, और सर्षप माने सरसों, तुम्बुरुणी च, तुम्बुरुणी। ठीक है, अब देखना, अब जीरा, ये तुम्बुरुणी इसका पर्याय होता है, बस याद रख। अजाजी जिसको जीरा बोलते हैं, अजगंधा, है ना, अजगंधा हो गया, पीलू हो गया, एला। लेकिन याद कौन सी रखनी, फर्स्ट लाइन याद। आपको 25 के 25 याद नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही याद करना, फालतू दिमाग में कचरा लेना ही। अजगंधा, पीलू, हरेड़ू, पृथ्वी का, सुरसा, श्वेत, ये सारे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट कर लेना। एक तो पूरी अंडरलाइन फर्स्ट लाइन, है ना, जो श्लोक की वो याद भी करनी है, MTR कर लेना। फिर देखो शीरीष बीज, शीरीष के बीज, हरिद्रा, लवण द्वय, 2 प्रकार के लवण बता रखे हैं यहाँ, है ना। तो लवण द्वय भी आपको क्या किस में हेल्प करते हैं, यहाँ पर शिरो विरेचन में देते हैं, है ना। तो ये लवण जो है वो सारों में ही दे रहे हैं अपन कहीं। ठीक है, जो लवण का अपन यूज़ कर रहे हैं वो सारों में करेंगे। ठीक है, चाहे आस्थापन देना हो, चाहे अनुवासन, बस्ती में तो वैसे ही करते हैं, वमन विरेचन में भी करते हैं, और यहाँ पर शिरो विरेचन में भी नमक का यूज़ करते हैं, इसलिए नमक का नाम भी आया। ज्योतिषमती आ गया। ठीक है, अब ये सारे शिरो विरेचन के, अब इनके लाभ क्या होते हैं वो लास्ट लाइन में दे रखे हैं। गौरवे सिरसो सूले पिनस अर्धाव भेद के, अर्धाव भेद के किसको बोलते हैं, हेमिग्रेन, या मतलब माइग्रेन का जो पेन होता है उसको। पिनस माने सर्दी जुकाम जो हो रहे अपने, सूले सिर का सूल, और गुरुता यदि आ रही है, सिर में गुरुता हो रही, चाहे सिर में सूल हो रहा, तो इसमें अपन देंगे क्या करवाएंगे, शिरो विरेचन करवाएंगे। तो पहले तो शिरो विरेचन के द्रव्य बता दिया, देन उसका यूज बता दिया। तो ये लाइन देके पूछता है गौरवे सिरसो सूले पिनस अर्धाव भेद के किसके लिए आता है, तो ध्यान रखना शिरो विरेचन के लिए आया। आप ऐसे मत करके आना कि धूमपान के लिए भी आती है, सेम लाइन आती है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग है। अपन जब 5वां चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे इसको। ठीक है, तो तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वो लाइन क्या आती थी, ये लाइन याद रखना, गौरवे सिरसे सूले पिनस अर्धाव भेद के। ठीक है, क्योंकि हेड एक जो भी प्रॉब्लम है सिर की उसमें देंगे, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं अपने। इतनी सी बात देना, कृमि हो जाए, व्याधि, अपस्मार हो जाए, है ना, अपस्मार मतलब एपिलेप्सी, है ना, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसमें अपन कहाँ से ट्रीट करेंगे, कोई दिमाग उसका अंदर से इंसिजन लगाकर अपन सही तो कर नहीं सकते। तो अपने पास बेस्ट मार्ग क्या है, नासा, नासा ही शीर्षों द्वारा। ब्रेन तक आपको पहुँचना है तो कहाँ से पहुँच सकते हो आप, नाक से पहुँच सकते हो। नाक से कोई भी मेडिसिन डालो, नश्य करवाओ, उसको अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट लाइन याद रखनी है आपको। इसमें ध्यान रखना ज्योतिषमती, हरिद्रा वगैरह भी आती है, लेकिन फर्स्ट लाइन आपको MTR होना चाहिए, और फिर ये श्लोक याद रख लेना। और इसमें भी नहीं याद रहे तो ध्यान रखना सिर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए शिरो विरेचन करवाते हैं।
ठीक है। फिर देखो वमन द्रव्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? मदन फल आप पढ़ के आए हो, मदन जी धावक आपको ट्रिक बताई थी। यदि नहीं याद आ रहा तो वो वापस लेक्चर जाके देखना, थर्ड लेक्चर जो है फर्स्ट चैप्टर का, उसमें बता रखा मैंने मदन जी धावक। मदन फल, जिमुतक, इश्वाकु, देखो सारे मिल जाएंगे आपको, हिंदी में देखना। मदन फल, जिमुतक, इश्वाकु, है ना, धामार्ग, सारे के सारे 6 प्लांट जो मदन जी धावक करके याद रखे थे वो मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये जो वमन करवाते हो कौन से दोष में करवाते हैं? आपको पता होना चाहिए। वमन जो करवाते हैं कब दोष में करवाते हैं? कब में कराते? पित्त में क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। वात के लिए क्या देते हैं? बस्ती देते हैं। लेकिन वमन जो करवा रहे कहाँ से करवा रहे हैं अपन? आमाशय, जो आमाशय में यदि दोष है तो वहाँ से। लेकिन आमाशय का आपने बांटते हैं तो देखो आमाशय में दोनों दोष होते हैं, ध्यान रखना। कब तो होता ही है ना, क्लेद बनता है यहाँ पर, लेकिन डाइजेशन भी होता है, इसलिए पित्त, कफ और पित्त दोनों होते हैं। तो कफ और पित्त दोष यदि आमाशय में है तो क्या करवाएंगे? वमन करवाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है। मदन जी धावक याद है? 6 प्लांट जो बताए थे मैंने आपको, मदन फल, जिमुतक, इश्वाकु, धामार्क, है ना, वत्सक, कृतवेदन, ये सारे जो 6 प्लांट होते हैं जिनको अपन याद रखे थे मदन जी धावक करके, वो सारे के सारे वमन कारक होते हैं। ठीक है। इसमें और देख लेना भले, पिपली हाईलाइट कर लेना, एला कर लेना, ये सिरोविरेचन में भी आए हैं ना, मैंने लिख रखा है ऊपर, तो इनको भी देख लेना अच्छे से। ठीक है। फिर देखो याद रखना किस में करवाते हैं जब दोष कहाँ पर होते हैं? आमाशय में। और कौन कौन से दोष होते हैं? कफ और पित्त होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर देखो अब वापिस अपन चलते हैं कहाँ पर, और एक लाइन और इम्पोर्टेंट बचती है कि मदन फल जो है वो वमन द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। बीए जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो स्टूडेंट ज़्यादा ही याद रखना, मदन फल उनके लिए नई नई चीज़ होती है ना। जो सेकंड ईयर वाले होते हैं उन्होंने तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है। फिर देखो विरेचन के लिए बात करें तो विरेचन में क्या आएगा? तो विरेचन में दोष कहाँ आ जाते हैं? पक्वाशय में आ जाते हैं। पक्वाशय में दोष चले गए और पित्त दोष है जो कि पक्वाशय में है, तो क्या करवाएंगे अपन? विरेचन। जबकि आमाशय में दोष थे तो कहाँ से? ऊपर से निकाले थे, पक्वाशय नीचे होता है तो दोष कहाँ से? नीचे से निकालेंगे विरेचन के लिए। क्या क्या द्रव्य आते हैं? त्रिफला आता है, त्रिवत आता है, त्रिफला आता है, दंती, है ना, नीलिका, सप्तला, वचा। मैंने आपको क्या याद करवाया था? 3-4 वो याद करवाया था ना, एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने आपको। क्या लिखवाई थी वहाँ पर? दंती, द्रवंती करके ऐसे, है ना, याद होनी चाहिए आपको। वो ट्रिक देख लेना एक बार, उससे सारे द्रव्य यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद भी कुछ अलग निकलते हैं, जैसे वचा आ रहा है तो वचा हाईलाइट कर लेना, गवाक्षी हाईलाइट कर लेना, है ना, आरगवत, द्राक्षा, ये सारे वहाँ आ गए थे। ठीक है। द्राक्षा थोड़ा सा ध्यान रखना, द्राक्षा वमन भी करवाता है और विरेचन भी करवाता है ना। बस ये इतना सा याद रखना, आपको ज़्यादा रटना नहीं इनको। जो मैंने बता दिए थे ना, ट्रिक से याद करवाए थे, वही जाके देख लेना, बार बार याद करना उसको। जैसे मूलिनी फलिनी में से भी अपन ने याद किए थे, है ना, वहाँ पर मैंने बताया था कि कौन से वमन होते हैं, कौन से विरेचन होते हैं। बस अपन ने सिरोविरेचन के अभी याद किए, बस एक लाइन। ठीक है। फिर अपन देखते हैं, देखो पंचकर्मा में और क्या करवाते हैं? बस्ती देते हैं। बस्ती 2 प्रकार की होती है, एक तो नीरु बस्ती होती है जिसको आस्थापन बस्ती भी कहते हैं, और एक कौन सी होती है? अनुवासन बस्ती, जिसको अपन स्नेह बस्ती बोलते हैं। नीरु बस्ती में र आ रहा ना, तो ये रुक्ष बस्ती हो गई, और बाद में देते हैं तेल वाली बस्ती, रुक्षता कर दी, और फिर स्नेहन लाने के लिए स्नेह बस्ती देते हैं, तो अनुवासन बस्ती बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्या द्रव्य आते हैं? कुछ याद नहीं करना, 10 मूल के द्रव्य याद है। 10 मूल के द्रव्य में क्या आते हैं पता होना चाहिए पहले तो। पता है कि मैं 10 मूल तो बोल रहा हूँ, और आपको पता ही नहीं कि 10 मूल में क्या क्या आ रहा है ना। तो जाके देखना 10 मूल में क्या क्या आ रहे हैं। जो डीजी वाला आपके फर्स्ट बुक है उसमें मिश्रक गण करके चैप्टर दे रखा है, वहाँ पर सारा दे रखा है, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, मध्यम पंचमूल, है ना, 10 मूल, ये सारा चीज़ दे रखी। वहाँ जाके एक बार देख लेना। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो अपने जो अष्टांग हृदय है उसका चैप्टर देख लेना, 6-7, छठा चैप्टर जो है, वहाँ पर आपको औषध गण करके मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर 10 मूल के जो द्रव्य हैं, पाटला, अग्निमन, बिल, शोना, काश्मर, शालपणी, प्रश्नपर्णी, है ना, और ये सारे क्या हो गए? 10 मूल के द्रव्य, तो सारे निकल गए। फिर कौन सा बच गया? मध्यम पंचमूल के 5 द्रव्य होते हैं। मध्यम पंचमूल को कैसे याद रखोगे? आप ट्रिक लिखना, मामू ए बापू ए मामू, है ना, बापू ए मामू, है ना, एक तरफ उसके बापू है, एक तरफ उसके मामू है, और बीच में वो लड़का है जो बोल रहा बापू ए मामू, तो क्या याद रखोगे? बापू ए मामू। अब इसको डिकोड करते हैं अपन, तो बा से क्या हो गया? बला हो गया, पू से क्या हो गया? पुनर्नवा हो गया, ए से क्या हो गया? एरंड हो गया, माँ से क्या हो गया? माशपाणी, मुँह से मुदक। तो ये जो भी है बापू ए मामू, यानी कि इसको बोलते हैं मध्यम पंचमूल। क्या बोलते हैं? मध्यम पंचमूल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मध्यम पंचमूल के भी सारे द्रव्य आपको मिल जाएंगे। तो 10 मूल के द्रव्य
प्लस मध्यम पंचमूल के द्रव्य आपको इधर देखने को सारा मिल जाएगा, पढ़ लेना, है ना, मैं बता नहीं रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक आस्थापन बस्ती कब यूज़ करते हैं अपन, जब शरीर में क्या हो, कब बढ़ रहा हो, है ना, रुक्षता बढ़ानी हो अपने को, तब अपन क्या देंगे, नीरू बस्ती देंगे, या मैं कहूँ अनुवासन बस्ती से पहले क्या देते हैं, नीरू बस्ती देते हैं। देखो अब इसमें कुल्थी भी आती है, गुरुची, है ना, मदन फल आया, देखो अब ये मदन फल कहाँ कहाँ आ गया, आपके वमन में आया, है ना, और कहाँ पर आ गया, आस्थापन बस्ती में आया, अनुवासन बस्ती में भी आएगा, ध्यान रखना। फिर इसको क्या करवा रहे हैं अपन, बस्ती ये जो दे रहे हैं उसका यूज़ क्या है, उदावर्त, उदावर्त रोग है, विबंध है, उसमें दे रहे हैं। इन रोगों में क्या करते हैं अपन, आस्थापन बस्ती देते हैं। और इनके द्रव्यों में बात करें तो ध्यान रखना, अपन बस्ती में लवण भी मिलाते हैं, है ना, ताकि वो सूक्ष्म मार्ग तक जा सके, स्नेह में लवण मिलाते हैं। और थोड़ा बहुत ऑयल भी होता है, ऐसा नहीं कि नीरू का मतलब काती है, ना जी ना, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत स्नेह भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखते हैं अनुवासन बस्ती। तो अनुवासन बस्ती क्या बोलती है कि मारुतग्न इप्ति प्रोक्ता संग्रहम पंचकर्मी, तो ये यहाँ पर आता है वर्ड पंचकर्मी, है ना, तो ये यहाँ पर वर्णन आया पंचकर्म का, तो ध्यान रखना किस नाम से आया, संग्रह पंचकर्मी। तो ध्यान रखना सेकंड चैप्टर का जो 15वां श्लोक है या 14 श्लोक है, उसमें क्या नाम से आ रहा है, संग्रह पंचकर्मी करके पंचकर्म का वर्णन आता है, ठीक है। फिर देखो मदन फल के बारे में लिख रखा है, वमन में भी आया, आस्थापन में भी आया, अनुवासन में भी आया, ये चीज़ ध्यान रखना। और अनुवासन बस्ती किस में देते हैं, वात को घ्न करने के लिए, खत्म करने के लिए देते हैं। बाकी द्रव्य क्या होंगे, ये कि ये ले लेंगे, बस इसमें क्या कर देंगे, थोड़ा सा तेल की मात्रा है या तेल का जो सिद्ध करके अपन इस तेल को यूज़ कर लेंगे, इन द्रव्यों से ही सिद्ध करके इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए इसको अनुवासन बस्ती बोल दी, इसमें क्वाथ की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए आस्थापन बस्ती बोला, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो क्या क्या द्रव्य पढ़े थे अपन ने, है ना, अब मैं आप ऊपर जो मैंने लिख रखा था वो मैं आपको बताऊँ कैसे याद करोगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कितने कितने द्रव्य होते हैं, कैसे याद करोगे। सीरो विरेचन अपन ने पढ़ा था तो 25 द्रव्य होते हैं। अनुवासन बस्ती, अनुवासन और आस्थापन बस्ती के योग देखे थे या द्रव्य देखे थे, कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। वमन 10 देखे थे, विरेचन के 15। तो ध्यान रखना ऊपर से क्या करवाते, वमन करवाते, नीचे से क्या करवाते, विरेचन करवाते। तो कितने हो गए, ऊपर से 10 याद रह गया, नीचे से 5 बढ़ाए तो विरेचन हो गया, है ना। दोनों को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, नाक के सिरोविरेचन के हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, 25 के बाद एक और प्लस करेंगे 26 हो जाएंगे। याद रख लोगे, ऊपर से 10 नीचे से 15 और बीच में जो सिरोविरेचन करवाया था वो 25 हो गए और एक प्लस किया तो 26 हो जाते हैं बस्ती के, है ना, आस्थापन और अनुवासन बस्ती के। तो ये चीज़ ऐसे ही याद रखना, द्रव्य की संख्या, बाकी आपको अंदर की ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे जैसे बताया वैसे याद करना, ठीक है। फिर देखो पूर्व कर्म करके दे रखा है जो नेक्स्ट 15 नंबर, पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा काल विचार्य, मात्रा और काल का विचार करके ही अपने को क्या करवाना चाहिए, पंचकर्म करवाना चाहिए, या कोई भी थेरेपी है वो करवानी चाहिए। तो ध्यान रखना पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा कालो विचार्य, कौन से चैप्टर की लाइन है पूछ लेता है, ध्यान रखना सिद्धि स्थान की नहीं है। जब आप चिकित्सा के बाद सिद्धि स्थान भी पढ़ोगे तो वहाँ सारा का सारा पंचकर्म के बारे में दे रखा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को ध्यान रखना है कि ये मात्रा काल वाली जो बात आई थी सबसे पहले जो सेकंड चैप्टर में आई थी, है ना, और पंचकर्मिक संग्रह करके जो वर्ड आया था वो भी अपने सेकंड चैप्टर में आया, ठीक है। पूछ ले पंचकर्मा का वर्णन चरक सहित, हम सबसे पहले कहाँ मिला है, सेकंड। सर वो ऊपर वाला पेज लिखा है ना सर, एक बार दिखाइए ना वो, ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है सर, वो ऊपर वाला सर पेज एक बार दिखाइए ना, और एक बार वो आपने अभी नंबर लिखे थे ना सर वो वाला। हाँ जी, है ना, वो वापस रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको पूरा लेक्चर, ठीक है ना, कोई दिक्कत मत लेना, यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं डाल दूंगा अभी इसी ग्रुप में, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझना, आप जो भी ज्वाइन हुए वो वापस समझो। पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा कालो विचार्य, मात्रा और काल पर ही विचार करके अपने को क्या करवाना चाहिए, पंचकर्म करवाना चाहिए। अब आपने पढ़ा होगा पंचकर्म में क्या क्या प्रोसेस पढ़ी अपन ने, सबसे पहले वमन देखा, फिर विरेचन देखा, फिर क्या करवाया, 2 बस्ती थी चरक के अनुसार, आस्थापन अनुवासन बस्ती, फिर सिरोविरेचन। तो ये पंचकर्म में चरक के अकॉर्डिंग ये 5 चीज़ें आती हैं। पंचकर्म करवाने से पहले अपन क्या करवाते हैं, स्नेहन स्वेदन करवाते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं, पंचकर्म करते हैं। ये चीज़ को इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। स्नेहन क्या करता है, दोषों को उत्क्लेशित करता है, स्वेदन क्या करता है, दोषों को अपनी जगह से निकालता है और कहाँ पर लाता है, कोष्ठ में लाता है। कोष्ठ में लाने के बाद वमन से और विरेचन से दोषों को बाहर निकाला जा सकता है। और कब किस पर डिपेंड होते हैं दोनों चीज़ें, मात्रा और काल पर, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, याद रखना। फिर देखो युक्ति के बारे में आती है, युक्ति का महत्व तो यहाँ आ गया, लेकिन युक्ति की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर पढ़ाऊँगा मैं आपको, 11वें चैप्टर में पढ़ाऊँगा, है ना, वहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पर युक्ति का महत्व जो है वो सेकंड चैप्टर में आया है, युक्ति की परिभाषा अपन 11वें चैप्टर में देखेंगे। अब युक्ति का महत्व क्या है, मात्रा कालो आश्रय युक्ति सिद्धि
युक्ता प्रतिष्ठिता तिष्ठम उपरि युक्तिज्ञो द्रव्यम ज्ञानम वताम सदा। अंडरलाइन कर लेना, देखो कैसे याद करनी है आपको। मात्रा और काल पर डिपेंड करती है कौन? युक्ति। बस ये इतना सा क्वेश्चन आता है। युक्ति किस पे डिपेंड करती है? मात्रा और काल पर। तो ठीक है, युक्ति किस पे डिपेंड करी? माँ का युक्ति याद रखना, माँ की युक्ति याद रखना, बस मात्रा और काल, माँ की। ठीक है, तो याद रख लेना माँ की युक्ति। तो देखो क्या है, किसी भी औषधि की युक्ति जो होती है वो मात्रा और काल पर निर्भर करती है। युक्ति में सिद्धि यानी अपने सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये किसमें प्रतिष्ठित होती है? अपनी मात्रा और काल पर डिपेंड करती है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वेद्य, युक्ति को जानने वाले अवेद्य। तो ध्यान रखना, तिष्ठति उपरि युक्ति को ज्ञान बता सदा, है ना। जैसे मान लो ये क्या लाइन है, द्रव्य को ज्ञान रखने वाले वेद्य से अच्छा है युक्ति को जानने वाला। मान लो कि जैसे कि किसी को 100 ड्रग्स का पता है, या मान लो 1000 ड्रग्स के बारे में पता है ना, लेकिन जिसको पता है कि मेरे को पता तो 5 ड्रग्स है, लेकिन वो क्या है? युक्ति है उसके पास कि मैं 5 से ही काम चला लूँगा लेकिन इसको सही कर दूँगा। और एक को 1000 ड्रग्स का पता है लेकिन वो सही नहीं कर पा रहा, है ना। क्या मतलब उसके ज्ञान का? लेकिन जो युक्ति बेस्ड होता है, जो चिकित्सक जिसके पास युक्ति क्या होती है? आप एट द टाइम क्या चीज़ कर रहे हो, है ना। जैसे मान लो अपने पास, मैं देखो अभी हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पर एक पेशेंट आया था। शूल में, जहाँ भी शूल होता है वहाँ पर अग्निकर्म किया जाता है ना। अब अग्निकर्म करने के लिए मेरे को शलाका चाहिए थी, अब शलाका थी नहीं। एक पास में सिगरेट पी रहा था, है ना, मतलब पीते रहते हैं, सिगरेट पी रहा था, तो उसकी सिगरेट ली। देन उसके बाद वहाँ पर मैंने दाह कर्म किया और उस पेशेंट के शूल क्या हो गया? रिलीफ हो गया, है ना। तो ये क्या करा था? अपन ने युक्ति का यूज़ किया। ठीक है, ये चीज़ का यूज़। मान लो कि अपने गुड़ से क्या करते हैं अपन? दाह कर्म करते हैं, अग्निकर्म करते हैं। अपने को गुड़ नहीं मिल रहा था, अपने पास चॉकलेट है, चॉकलेट से कर सकते हैं। ये अपन ने क्या करी? युक्ति लगाई। तो ये युक्ति बेस्ड जो चिकित्सा होती है वो सर्वश्रेष्ठ हमेशा सडनली रिलीफ लाती है। इसलिए ध्यान रखना, जो ज़्यादा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है उससे ज़्यादा जो युक्तिपूर्वक जो चिकित्सा करता है वो श्रेष्ठ होता है। सेकंड लाइन समझ में आ गई। और फर्स्ट वाली ध्यान रखना, युक्ति किस पे निर्भर करती है? मात्रा काल पर। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, और इम्पोर्टेंट लाइन है। अब देखो यहाँ से यवागु 28 प्रकार के जो यवागु है वो स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से ध्यान से सुनना, है ना, नहीं तो यहाँ से क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। एक भी लेफ्ट हुआ तो समझ जाना याद नहीं रहेगी चीज़ें। अब देखो पहले क्वेश्चन जो बन रहा है वो ध्यान रखो। 28 प्रकार के या यवागु का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है चरक में? तो सेकंड चैप्टर में मिलता है। मैं यवागु कैसे लिखता हूँ? सॉरी, जो 28 लिखता हूँ, मुझे ये तो पता है कि 28 होते हैं, है ना। तो कौन से चैप्टर में आते हैं? दूसरे चैप्टर में आते हैं, है ना। तो ये 2 से ध्यान रख लेना, दूसरे चैप्टर में। क्यों याद रख पा रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं आपको तीसरे चैप्टर में 32 सिद्धतम चूर्ण पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? 32 सिद्धतम चूर्ण। तो वहाँ पर आएगा 3-2, तो वो कौन से चैप्टर में आते हैं? तीसरे चैप्टर में आते हैं। और ये जो 28 प्रकार के यवागु है वो कौन से में आ रहे हैं? 28 मतलब दूसरे चैप्टर में आ रहे हैं। ठीक है, इतना सा। अब 28 प्रकार के यवागु, इसमें से यवागु कितनी है और पेया कितनी है? तो 22 तो यवागु है और 6 पेया है, ध्यान रखना। अब ये क्या होता है साहब? तो देखो यहाँ पर ऊपर मैंने लिख रखा है कि आपके जो भेषज कल्पना जो सेकंड ईयर वाले पढ़ोगे वहाँ पर आएगा अन्न, पेया, विलेपी, मंड, यवागु, पेया। क्या होती है इन चीज़ों? मैं आपको यही याद करवा देता हूँ। बस ओनली फॉर वाटर की क्वांटिटी का अंतर होता है और कुछ नहीं होता। देखो यवागु में क्या लिख रखा है? जो ऊ की मात्रा है वो किधर? इधर मुड़ रही। और 6 भी लिखते हैं तो वो ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो 6 गुना जल मिलाते हैं। जो चावल ले रहे हैं अपन उसमें 6 गुना जल मिलाकर उनको पकाते हैं, है ना। वो क्या कहलाता है? यवागु कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है साहब। फिर देखो विलेपी में देखो प आ रहा है लास्ट में, तो प कैसे लिखते हैं अपन? 4 की तरह लिख रहे हैं ना। तो इसमें कितना गुना जल मिला रहे हैं? 4 गुना जल मिला रहे हैं। याद रख लो कि विलेपी में प आ रहा, प से 4 गुना जल, याद रहेगा। अन्न को छोड़ देना अभी के लिए, ये 4 चीज़ें होती है वैसे तो मेन। फिर देखो मंड, मंड में ध्यान रखना एम और पी। MP जो होती है मध्य प्रदेश, है ना, वहाँ पर क्या मंड हो गया और पेया। तो जैसे कि अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो बॉर्डरें होती हैं वहाँ से MP कितना 14 किलोमीटर दूरी पे, ऐसे ध्यान रखिए, है ना। तो 14 गुना जल क्या मिलाना है अपने को? मंड और पेया में, MP में मिलाना है। यानी कि M से क्या हो गया? मंड और P से पेया, इसमें 14 गुना जल मिलाना है ना। वैसे अपन देखें अपने नियर बाई जो कॉलेज है वहाँ से 14 गुना ही 14 किलोमीटर दूरी क्या पड़ जाता है? MP पड़ जाता है, MP बॉर्डर पड़ती है वहाँ से, है ना। ध्यान है अपने को। तो ये MP ऐसे याद कर सकते हो, और जिनके नहीं पड़ती वो वैसे ही याद रख लेना, है ना, कि MP 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, तो ये चारों याद हो गए। विलेपी में 4 दिख रहा है, 4 गुना। अब देखो अपन बात कर रहे थे यवागु, यवागु में कितने गुना? 6 गुना जल मिला रहे। ठीक है, तो 6 गुना जल मिला रहे। तो ये सारी बातें इस पर ही डिपेंड करेगी, इतना सा ध्यान रखो। ये क्वेश्चन ध्यान रखो।
है ना। वो मैंने भेषज कल्पना का आ रहा था इसलिए बता दिया यहाँ पर, यदि अपन यहाँ याद रख सको ठीक है, नहीं तो भेषज कल्पना हम पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो काश्यप संहिता में बताता है वो कितने प्रकार की यवागु का वर्णन करता है, वो 21 प्रकार की। ये चीज़ लिख लेना और छोड़ देना, रटना मत इसको, है ना। जब भी आप नेक्स्ट काश्यप संहिता पढ़ोगे तो वहाँ वैसे ही आ जाएगी, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चलते हैं जो यवागु है उसमें, ये श्लोक भी दे रखा बीच में, इसको भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये अन्न पंच गुणे तो है, जो अन्नपान था या अन्न वाली कल्पना थी उसमें 5 गुना था, ये अलग से याद रखना है। बाकी मैंने आपको सब कुछ याद करवा दिया लॉन्ग टाइम तक कि विलेपी में प दिखता है 4 गुना, मंड में एमपी से मंड और पेया 14 गुना जल मिलाते, यवागु में 6 गुना, 6 दिख रहा ना ऊ की मात्रा में से। तो देखो श्लोक जो भेषज कल्पना का है वो श्लोक समझते हैं। अन्न पंच गुणे तो है, अन्नपान जो कल्पना है उसमें 5 गुना जल मिलाना, यवागु में 6 गुना मिलाना, और मंड और पेया में कितने गुना, 14 गुना जल मिलाना, और विलेपी में कितना 4 गुना, प दिख रहा ना 4 गुना। और क्या था, हाँ अब देखो ये नेक्स्ट श्लोक जो लाइन आती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सिक्ते विरहितो मंड, मंड में क्या है, सिक्त वाला पार्ट, जो सॉलिड वाला पार्ट, जैसे मान लो कि चावल में अपन ने क्या डाला, पानी डाला, पानी के बाद जो सिक्त वाला पार्ट होता है, मीन्स कि सेमी सॉलिड जो पार्ट होता है चावल वाला, और थोड़ा पानी वाला पार्ट अलग निकाल दूँ मैं, तो जो बचा चावल है वो क्या कहलाता है, सिक्त कहलाता है। तो सिक्त विरहितो, सिक्त से रहित पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, मंड कहलाता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने इस कुकर में चावल पकाया है ना, ये चावल है ना, चावल के बाद ये क्या है, ऊपर पानी भरा हुआ है, पानी क्या हुआ, थोड़ा बहुत कटा, चावल पक गए, थोड़ा ऊपर पानी शेष रह गया। अब ये चावल हटा दूँ मैं, और जो है ना चावल हटा दूँ, और ऊपर की जो शेष जो पानी वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, मंड कहलाता है। पेया क्या होती है, सिक्त समवित, दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, जिसमें पानी भी है और सिक्त भी है, दोनों समान क्वांटिटी में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेया बोलते हैं, ठीक है। यवागु बहुसिक्ता, यवागु में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिक्त पार्ट होगा, यानी थोड़ा ज़्यादा चावल होंगे उसमें, चावल वाला पोर्शन है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको यवागु बोलते हैं। विलेपी में क्या होता है, विलेपी में व से विलेपी, व से विरल द्रवा, द्रव होता ही नहीं उसमें, ओनली फॉर चावल ही बचेंगे लास्ट में। जैसे अपन खिचड़ी बनाते हैं उसमें ओनली फॉर क्या बचते हैं लास्ट में, चावल ही बचते हैं, तो विलेपी बन गई वो लास्ट में, ठीक है। तो विलेपी विरल द्रवा, याद रखना इनको, ऐसे ही ध्यान रखना। चारों पोर्शन मैंने कितना क्वांटिटी में जल डालते हैं, देन उसके बाद क्या क्या होता है उसमें, सिक्त, सिक्त माने जो चावल वाला जो पार्ट है ना, जो सेमी सॉलिड पार्ट बचता है उसको बोलते हैं सिक्त। यदि सिक्त रहित है तो मंड है, सिक्त समान है इक्वल क्वांटिटी में है तो पेया, बहुत ज़्यादा सिक्त वाला पोर्शन है तो यवागु, और विरल द्रवा है तो विले। ये यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, सिक्त वगैरह इन सारों की चीज़ें यहाँ। अब अपन देखते हैं अपनी यवागु। देखो सबसे पहले शूलनाशक यवागु के बारे में बता रखा है ना, शूलनाशक और दीपनी यवागु के बारे में बता रखा है। तो उसमें पंचकोल के जो द्रव्य होते हैं वो आते हैं, लिख लेना और समाप्त, बस इतना सा याद रखना। क्या करता है पंचकोल, दीपन भी करता है और शूलग्नि भी होता है। मान लो किसकी अग्नि दीप्तनी हो रही है और दर्द भी कर रहा पेट, तो आप क्या दे दो, पंचकोल दे दो, है ना। इसकी यवागु बना लो, इसमें ये 5 चीज़ें हैं, इसमें क्या करो 6 गुना जल डाल के और ये बना लो और उसको दे दो, है ना। यवागु तो बना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना शूलनाशक और दीपनी में क्या देते हैं, पंचकोल। क्या आती है, पिपली, पिपलामूल, चवचित्रक, नागरे आता है, ये देख लेना, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट में पाचनी और ग्राही। देखो पाचन और ग्राही यदि आपको करवाना हो, पाचन भी करवाना हो और ग्राही भी करवाना हो तो क्या करेंगे अपन, दधी हो गया, बिल्व हो गया, चांगेरी हो गई, तक्र, दाड़िम, सारी खट्टी चीज़ें, सारी खट्टी चीज़ें होती है वो क्या करती है, पाचन भी करवाती है, माने वो पचाएगी, और ग्राही होती है, यानी कि जैसे मान लो अतिसार हो रहा है, किसको दस्त लग रही, उसको अपन सारी खट्टी चीज़ें दे दो, बिल्व का पाउडर दे दो थोड़ा सा, चांगेरी दे दो, है ना। चांगेरी ये सारी क्या चीज़ें होती है, ज़्यादा लोड मत लेना, आपके जो DG सेकंड है उसमें सारी चीज़ें पढ़ोगे, कौन कौन से प्लांट होते हैं, है ना, उनके सारे पढ़ो। तक्र मतलब छाछ, ये भी खट्टी, तो सारी खट्टी चीज़ें कहाँ दी अपन ने, जिसमें ग्राही है ना, ग्रहण, यानी कि उसको क्या करना है अपने को, सेमी सॉलिड हो रही है उसके, जैसे दस्ते लग जाती है उसमें क्या करवाना है अपने को, रोकना है, तो ग्राही वाले देना पड़ेगा। पाचन करवाना है तो क्या करेंगे, खट्टी चीज़ें देंगे, तो ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। तो ये चीज़ अब बोल रहा है पंचमूली, पंच जो मूल होती है ना, पंचमूल में अपन वैसे बेसिकली यहाँ पर लघु पंचमूल की बात कर रहे हैं, उसका जो क्वाथ बनाकर पेया देते हैं तो वो वातज अतिसार में देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अतिसार की बात की और यहाँ पर लघु पंचमूल दे रहा है, ठीक है। कैसे याद करना, मैं नोट्स में जो नोट्स है मेरे लास्ट में वो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे याद करने। अभी अपन सिर्फ एक बार कोटेशन देख लेते हैं। पित्तज श्लेष्म अतिसार रोगन, पित्तज और श्लेष्म अपन ने वातज अतिसार में अभी देखा लघु पंचमूल, अब देख रहे हैं
पित्तज और श्लेष्मिक अतिसार में कौन सी पेया देनी चाहिए या कौन सी यवागु देनी चाहिए देखना। पित्त प से प्रश्न पढ़नी, स से शाल पढ़नी। ध्यान रखना, पित्त श्लेष्मिक अतिसार हो रहा, प से प्रश्न पढ़नी, स से शाल पढ़नी, ये 2 द्रव्य आ गए। फिर बला बिल्व करके ध्यान रख लेना, खट्टी चीज़ें मिला लेना। बला बिल्व दाढ़ी मामला ये करके सिद्ध करके देनी चाहिए अपने को यवागु या पेय। समझ में आ रहा? किस में दे रहे? पित्त श्लेष्म अतिसार में दे रहे। दस्ते की बात ही आ रही है यहाँ पर, अतिसार ही हो रहा है, मोशन निकल रहा है ज़्यादा, लेकिन कौन सा? पित्त और श्लेष्म वाला दोष है ना। और वातज अतिसार में क्या दिया था? लघु पंचम, याद रख लोगे। फिर देखो रक्त अतिसार, जहाँ पर भी ब्लीडिंग वाली कंडीशन होती है तो अपन क्या देते हैं? किसका दूध देते हैं? बकरी का दूध, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा, जैसे कि डेंगू होता है उसमें भी क्या है कि बकरी का दूध ही तो पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं भी थोड़ा बहुत हाइपोवोल्मिक शॉक में चला जाता है इंसान, है ना, या ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, स्पॉट बन जाते हैं चेहरे वगैरह पर, तो वहाँ क्या कर रहा है? ब्लड को क्या करना है अपने को? रोकना है, स्तंभन करवाना है। तो रक्त अतिसार हो रहा है, उसको घृण करने वाली यवागु में क्या देते हैं? छागे। छागे मतलब होता है बकरी, है ना। अर्ध दूध के आधा पानी मिलाकर, पय मतलब दूध में क्या करना है? आधा पानी मिलाकर देना चाहिए रक्त अतिसार में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब रक्त अतिसार हो रहा है, चाहे पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी अपन दे सकते हैं, तो इस कंडीशन को याद रखना। रक्त छागे, पयस अर्धोद, पयस अर्धोद के छागे ये कहाँ पर मिलता है अपने को? रक्त अतिसार में। इतना सा कोटेशन की लाइन याद रखना, बाकी पूरा का पूरा श्लोक आपको वहाँ याद आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन अलग कर सकते हो आप। और इतनी सी लाइन यदि आपने लिख भी दी थ्योरी वाले एग्जाम में या यूजी बेस एग्जाम में, तो भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा कि पयस से अर्धोद के छागे करके अपन यवागु बनाते हैं, उसको रक्त अतिसार में देते हैं। अभी तक क्या देखा? वात अतिसार, पित्त श्लेष्म अतिसार और रक्त अतिसार, ठीक है। अब देखो आम अतिसार होता है, जिसमें अतिसार में आम निकलती है, उसमें क्या देते हैं? आम से अतिविषा, है ना। अतिविषा पेया स आमे स अम्लम स नागरम करके अपन आम अतिसार में। मूत्र कृच्छ यदि हो रहा, मूत्र कठिनता से निकलता है, तो उसमें क्या देते हैं? गोकरू। आप जानते हो गोक्षुर बेस्ट होता है मूत्रल करवाने, डायूरेटिक करवाने में। और क्या होती है? कंठकारी। तो स्वदृष्टा कंठकारी भी हम किस में आती है? मूत्र कृच्छ में आती है, ध्यान रखो, ठीक है। सपाणित वगैरह याद रह जाए, ठीक है। फिर कृमिघ्न, जो कीड़े वगैरह आ रहे हैं उसको मारना है आपको, तो क्या करोगे? विडंग, पिपली, मूल, शिग्रु, मरीचानी, तक्र, सिद्धा यवागु। तो क्या करना है? विडंग जो होता है वो कृमिघ्न होता है ना। डीजी में आप पढ़ोगे कृमिघ्न नाम, विडग्ना नाम। विडग्न जो होता है वो कृमिघ्न होता है, यानी कि जो भी आपके कीटाणु वगैरह जो स्टमक वाले पोर्शन में होते हैं या बकवाशय में होते हैं, उनको मारने का काम करता है। तो विडंग देखते ही आप क्या करोगे? कृमिघ्न वैसे ही याद आ जाएगा आपको, है ना। फिर आता है इस विडग्न वगैरह जो पिपली, सहजन वगैरह ये हैं, इनको अपन क्या करते हैं? तक्र सिद्धा, छाछ में क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, है ना। और थोड़ा क्या मिलाते हैं? सुवर्चिका, यानी कि सर्जी सार मिलाते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं? सर्जी सार मिलाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये पूछ रखा कृमिघ्न यवागु में कौन सा सार मिलाया जाता है? तो सुवर्चिका या सर्जी सार मिलाया जाता है, ठीक है। किस में मिला रहे? छाछ में मिला रहे, बाकी विडंग अपने को देना है, ठीक है। फिर देखना पिपासा विषग्न, पिपासा के लिए क्या दोगे आप? मृदिका, मतलब किसी को प्यास लग रही तो आप क्या करोगे? मृदिका, मृदिका माने मुनक्का, है ना। दांत वगैरह देते हैं, सारीवा, है ना, पीपली हो गया, मधु नागरे, तो आप याद रखना बस ओनली फॉर मृदिका, यानी कि अपन ने दे दी पिपासाग्नि। अब विष है, तो विष के लिए क्या अपोजिट क्या होता है? विष का अपोजिट सोम, सोम मतलब अमृत, तो विष का अपोजिट क्या हो गया? सोम। तो जिसमें सोम राजी विषा विपाचितम, सोम राजी करके आ रहा है वो क्या है? विषग्नि। तो ऐसे याद रखना, विषग्नि जहाँ आए सोम राजी कर देना। फिर क्या आ रही है? सोम राजी मतलब क्या होता है? बाकूजी जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना, याद रख लेना, बाकूजी बोलते हैं, सिंपल सा वर्ड है, याद रह जाए, ठीक है। नहीं तो सोम राजी ध्यान रखना आपने, तो क्योंकि क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है? काश्य और मेदो रोग में मान लो कोई पतला है और कोई मोटा है, उनको कौन सी यवागु दे, है ना। चिकित्सा में करने पड़ेंगे, कोई थायराइड वाले पेशेंट आएंगे मोटे मोटे, उनका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कोई अपनी वजन बढ़ाने के लिए, कोई पतलापन दूर करने के लिए, ना कोई कुपोषण की चिकित्सा करने के लिए, तो अपने को वहाँ भी ट्रीटमेंट। तो क्या है? वराह निरयु है। वराह किसको बोलते हैं? सुअर को बोलते हैं। निरयु मतलब उसका मांस। तो वराह निरयु किस में देंगे अपन? काश्य में देंगे पतलापन के लिए, जो कि क्या करेगा? भ्रंगण करेगा। ध्यान रखना, सुअर का मांस जो भ्रंगण करता है वो कोई का मांस नहीं कर सकता, है ना। फिर आता है गवे दुकानाम भ्रष्टानाम कर्षणीयम समाक्षिकम। क्या बोल रहा है? कि जो कर्ष होते हैं, या मैं कहूँ कि जिनको पतला करना है ना, जिनका शरीर दुबला पतला करना है, उनके लिए क्या देंगे आप? गवे दुकानाम भ्रष्टानाम, जो गेहूँ वगैरह है ना, जैसे मान लो जोहिरी, जनेरा, मकई जो होते हैं ना, पॉपकॉर्न बनाकर अपन देते हैं, से बनी हुई यवागु मधु के साथ सेवन करने से
जो पतलापन होता है उसको दूर करने वाली होती है ना, उसको समाप्त करने वाली होती है। जबकि ब्रंगण करने के लिए या केदू में मोटा करने के लिए कौन सी यवागु देते हैं, वरा नीरू। ध्यान रखना, गवेदू का नाम या पॉपकॉर्न वाली बात आ गई, तो कर्ष के लिए, मोटे लोगों के लिए यानी उनको कर्ष करने के लिए होती है। फिर देखना नेक्स्ट जो है वो श्लोक नंबर में यहाँ देखो स्नेहन और रुक्षण दो चीज़ें आ रही हैं, स्नेहन करना और रुक्षण करना। स्नेहन मतलब कि स्नेहन करने के लिए क्या देते हैं हम, सरपी, तेल, ये लाइन समझ में आ जाएगी, घी वगैरह तेल की चीज़ें, थोड़ा बहुत लवण मिलाते हैं अपन और फिर क्या करते हैं, स्नेहन करवाते हैं। आपने सुना भी होगा स्नेहन करवाते हैं तो अपन तेल जो भी स्नेहन द्रव्य ले रहे हैं, सरपी, तेल, वसा, मज्जा, कुछ भी ले रहे हो, इसमें थोड़ा बहुत नमक मिला दो, काला नमक मिला दो, सेंधा नमक मिला दो। उसके बाद क्या होगा, जल्दी से वो स्नेहन करेंगे, है ना। कभी भी किसी खांसी होती है, रुक्ष खांसी यानी कि वात प्रधान खांसी होती है, तो उसको क्या देते हैं अपन, सडनली उसको 3-4 चम्मच में कुछ भी नमक मिले, जो भी मिल रहा है उसको नमक मिलाकर तुरंत पिला दो, उसकी खांसी बंद हो जाती है ना। नहीं बंद हो रही तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी में दो, है ना, इमरजेंसी कंडीशन। तो ये ध्यान रखना, स्नेहन करवाने के लिए अपन ये दे सकते हैं। फिर क्या आया, विरुक्षण, रुक्षता अपने को करना है तो कुश आमल की नीरियो, कुश यानी कि जो कुश के रेशे होते हैं वो आमल की यानी आंवला, आंवले से बढ़कर कोई अच्छा रुक्षता कर ही नहीं सकता, तो ये नीरियो इनका क्या बना दो, क्वाद बना दो। और शामा का नाम सावा की यवागु, सावा भी क्या होता है, बहुत बेस्ट रुक्षता उत्पन्न करता है। जो मोटे लोग होते हैं या डायबिटीज़ वाले जो होते हैं उनको सावा बना के दो, जो अपन फास्टिंग वगैरह में खाते हैं ना सावा, वो वाला। और आंवला दे दो, चाहे थोड़ा आंवले का चूर्ण मिला दो सावा में, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसका। ध्यान रखना रुक्षण करने में, तो ध्यान रखना रुक्षण करने में तो कौन है, आंवला और शामा का नाम। शामा का किसको बोलते हैं, सावा को बोलते हैं। ये दोनों चीज़ बेस्ट होती है। फिर है स्नेहन करने के लिए अपन किसी भी तेल में क्या मिलाते हैं, लवण मिलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे कोई भी तेल ले लिया उसमें लवण मिला दो, ये कौन सी स्नेहन यवागु बन गई, ठीक। फिर देखो अब यहाँ पर कई बार पूछ लेते हैं नमक क्यों मिलाते हैं, तो उसके एक्शन को फास्ट करने वाला है ना, एक्शन को बढ़ा देता है तुरंत। फिर देखना नेक्स्ट जो श्वास है, कासग्न है ना, पक्वाशयगत वात, इसमें क्या करते हैं, दशमूल देते हैं। तो लघु पंचमूल कहाँ दे रहे थे अपन अभी, वातज कांस, वातज अतिसार में दे रहे हैं, जबकि दशमूल जो है वो किस में दे रहे हैं, श्वास कांस वाले में दे रहे हैं, ठीक है। श्वास कांस या पक्वाशयगत वात में अपन देते हैं दशमूल के पास से सिद्ध यवागु दे रहे हैं। फिर देखो यमक, यमक क्या होता है, दो प्रकार के जो यमक होते हैं, दो प्रकार के स्नेहों को मिक्स करूं तो क्या बनता है, यमक बनता है। चाहे मैं घृत मिक्स करूं, चाहे तेल मिक्स करूं, चाहे वसा मिक्स करूं, किन्हीं भी दो स्नेह को मिक्स करने को यमक बोलते हैं। किन्हीं भी 3 स्नेह को मिक्स करने को त्रिवत बोलते हैं। किन्हीं भी 4 स्नेहों को मिक्स करने को महास्नेह बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो सांस और कांस में दशमूल ले रहे, सांस कांस में कौन सी ले रहे, दशमूल ले रहे, दशमूल से सिद्ध यवागु ले ली। और क्या कर रहे हैं, पक्वाशय रुजा हो रही, पक्वाशय रुजा माने आमाशय के बाद पक्वाशय आता है, पक्वाशय में रुजा हो रही, तो यम के मदिरा सिद्धा, यम के माने किन्हीं भी दो स्नेह को मदिरा, मदिरा मतलब वाइन में सिद्ध करके अपन पिलाते हैं, तो उसकी क्या चली जाती है, पक्वाशय रुजा, यानी कि जो इंटेस्टाइनल पेन हो रहा है वो गायब हो जाता है या ठीक हो जाता है। समझ में आ गया, यम के, इसमें ध्यान रखना, यम के मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजा के लिए आती है, जबकि दशमूल किस में देते हैं, कास, इक्का श्वास में दे रहे हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी वाले हैं उसमें। फिर देखो रेचक और ग्राही दो चीज़ें आ गई। सारक मतलब कि निकालने वाला, जो मोशन करवाने वाला होता है वो, तो साके मासे तिलम, आप जानते हो उड़द की जो दाल होती है, उड़द की दाल यदि खाते हैं तो अपने को अतिसा या कह सकते हैं अच्छे से मोशन हो जाता है। तो माशे आया कि नहीं आया, माशे मतलब उड़द, ठीक है। तिल, तिल की यदि अधिक तिल खाएंगे तो तेल निकलेगा पेट में जाके, तेल है ना, तेल बन जाएगा। स्नेह हो गया तो अच्छे से क्या हो जाएगा, मोशन पास हो जाता है। मासे साके, तो साग, मांस, तिल, उड़द इनकी सिद्ध यवागु देते तो मल को बाहर निकालने वाली होती है। जबकि मल को रोकना हो तो क्या देंगे, जामुन की गुठली ग्राही करवाती है, आम की गुठली, है ना। किसी भी गुठली का अंतम मज्जा पार्ट होता है, आपने देखा होगा आम की जो है ना खा रहे हो आप, और कोई भी दस्ते वाला पेशेंट मिल जाए या अतिसार डायरिया वाला पेशेंट आपको मिलता है, तो उसमें क्या करना है, जो प्लांट आप खा रहे हो, चाहे जामुन खा रहे हो, चाहे आम, यदि आपने केरी खाई है, आम खाया है ना, तो उसमें क्या होगा, जो ये निकलेगा, क्या नाम, अंदर से बीज निकलेगा, और बीज के अंदर जो मज्जा होती है, फल मज्जा जिसको बोलते हैं, उसको यदि किसी पानी में मिलाकर उस पेशेंट को दे दी जाती है तो तुरंत उसको ग्राही का काम करती है। ध्यान रखना, बेस्ट चिकित्सा वाली है ना, इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में अपन दे सकते हैं, उसको तुरंत बंद कर देंगे। तो जम्बा, आम्रा, अस्थि, दही में मिलाकर दे दो उसको, है ना। अम्ल बिल्वे, संग्राही, तुरंत बंद करने वाली होती, संग्राही ग्रहण करने वाली मतलब एकदम रोक देगी,
ठीक है, चीज़ को ध्यान रखना। ये सारे वर्ड आप उसमें पढ़ोगे, घबराना मत कि संग्राही क्या होते हैं, है ना, डीजी में सारा कुछ पढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए इजी हो जाएगा, समझ लेना। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी बता ही रहा हूँ मैं। फिर देखो भेदनी, है ना, वाद का अनुलोमन करवाने वाली कौन होती है? क्षार, चित्रक, हिंगू। हिंगू क्या करवाती है साहब? वाद का अनुलोमन करवाती है। तो हिंगू ध्यान रखना बस भेदन के लिए होती है। भेदन मतलब कि मल को क्या करेगा? भेद भेद करके निकाल देगा, है ना, मल को पचाएगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट भेद करके निकाल देगा, ये चीज़। और अनुलोमन क्या होता है? जो अध पका भोजन होता है उसको पकाएगा, देन उसको नीचे वाले मार्ग से बाहर निकालेगा। जबकि भेदन जो होता है वो क्या करता है? टुकड़ों में छेद, जैसे एक पत्थर है और उसको क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में मैं भेद करके नीचे से निकालता हूँ, वो क्या हो जाता है? भेदन, ठीक है। तो भेदन के लिए क्या आती है? हिंगू, क्षार, चित्रक, है ना, तीक्ष्ण चीज़ें चाहिए अपने को, तो वो भेदन करवाती है। जबकि जो अभया होती है हरद की, वो वाद का अनुलोमन करवाती है। बस इतना सा ध्यान रखना। विश्वे जो नागर हो सकती है, पिपली मोर, लेकिन आपको याद कौन सा रखना है? अभया ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखो घृत। अब मैं इसको कैसे याद करवाऊंगा? बहुत अच्छे तरीके से याद करवा देता हूँ मैं, देखो आप भूलोगे नहीं। तो घृत और तेल दो व्यापक होते हैं। मान लो जैसे मैं दाल बाटी खा के आया, दाल बाटी में अपन घी डालते हैं, कोई तेल तो डालते नहीं, है ना, मैक्सिमम कंडीशन में कह रहा हूँ, ऐसे नहीं होटलों में या हॉस्टलों में जाओगे तो वहाँ तेल भी डालते हैं, लेकिन दाल बाटी में क्या डालते हैं? घी डालते हैं, ठीक है। अब वो घी वाले अपन ने चीज़ें खाई, मान लो कि ज़्यादा ही खा गए, तो क्या हो जाएगा? घृत व्यापत हो जाता है ना। तो घृत व्यापत हो गया तो क्या मैं चिकित्सा करूँ? उसका एंटीडोट क्या है, या कौन सी यवागु दूँ? तो ध्यान रखना तक्र सिद्ध यवागु देते हैं। किस में देते हैं साहब? अपन घृत व्यापत में देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? घृत में भी देखो र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। और तक्र में भी क्या आ रहा है? र आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो घृत में भी र आ रहा है और तक्र में भी र आ रहा है। देखो र जो मात्रा है वो आ रही है, तो ध्यान रखना तक्र और घृत दोनों का रिलेशन डायरेक्ट। जबकि मैं मान लो पूड़िया खा के आ गया, पूड़िया मतलब कि जो तेल में तली हुई है ना, यहाँ अकलेरा साइड में तो बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती है ना, तो वो वाली अपन खा के आ गए, फूल हो गए, और उनके बाद अपने को क्या करना? व्यापत हो गया साहब, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया, व्यापत हो गया, उठा ही नहीं रहा, क्या करें? तो तेल व्यापत यदि हो जाती है तो अपने को क्या? तक्र में क्या मिलाऊँ? पिंड्याक मिलाऊँ। पिंड्याक मतलब तिल की खली होती है ना, जिसमें से तिल निकाल लिया जाता है, बाद में क्या बचती? खली बचती है। तो तिल की जो खली होती है उसको क्या बोलते हैं? पिंड्याक। तो तेल व्यापत यदि हो रहा है तो कौन सी यवागु देंगे? तक्र पिंड्याक साधित यवागु देंगे। ध्यान रखना, है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखना, ठीक है, याद रख लोगे, भूलोगे नहीं। अब चलते हैं अपन विषम ज्वर रखने में। विषम ज्वर आता है, जैसे मान लो कि मलेरिया को अपन विषम ज्वर कह सकते हैं, टाइफाइड को अपन विषम ज्वर कह सकते हैं, जो एक यूनिफॉर्म तरीके में नहीं आ रहा, कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा, ऐसे हो रहा। उसमें कौन सी यवागु दे? तो ध्यान रखना, गव्य मासे रसे स अम्लम विषम ज्वरग्नि। गाय का मांस से सिद्ध करके अपने को यवागु बनानी और वो उसे देते हैं, तो विषम ज्वर ठीक हो जाता। तो ध्यान रखना, विषम ज्वर आ रहा, बार बार किसी लड़के को आ रहा है, वो गाय के पास गया तो गाय कह रही चल तेरे विषम ज्वर को मेरे मांस से दूर करते हैं, तो गव्य मासे रसे विषम ज्वर नाशिनी। ध्यान रखना, इसको याद ऐसे ही रखना है, कोई मैं भावनाओं के साथ नहीं खेल रहा हूँ, बस याद रखने के लिए तरीके बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना, अब नेक्स्ट यदि देखें तो जैसे यव को घृत और तेल से सिद्ध करके कंठ रोगों में दिया जाता है। तो कंठ या यवा को यम के, पिपल या आमल के श्रते। तो कंठ रोगों में क्या देते हैं? यवानाम, यव जो होता है, जो होता है उसमें यमक मतलब दो स्नेहों को मिलाकर अपन दे सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये विषम ज्वरग्न वाला पूछा गया था BHU वाले एग्जाम में, ठीक है। फिर देखो शुक्र व शोतश में शूल होता है। शुक्र व शोतश माने कि एपिडिडाइमस जो है डक्ट, उसमें यदि पेन हो रहा, या कह दूँ मैं कि जो पेनिस है उसमें पेन हो रहा है, या टेस्टिस में पेन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? शुक्र व शोतश बोलते हैं। उसमें यदि पेन होता है तो अपने देते हैं ताम्र चूंडे रसे सिद्धा, यानी रेतो मार्ग, रेतस माने शुक्र का जो मार्ग होता है उसमें रुचा होती है, तो ताम्र चूड़े रसे, यानी मुर्गे का मांस का रस अपन देते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो मुर्गे के मांस का रस दे रहे हैं, लेकिन वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पर ताम्र चूड़े आया है ना, रेतो मार्ग रुचा पवन, ताम्र चूड़े रसे, ऐसे ही ध्यान रखना। बाकी मतलब आपको समझ में आई गया। फिर आता है वीर्यवर्धक यवागु, कौन सी होती है? तो समाशम विदला, यानी कि माश मतलब उड़द से बनाई हुई, और उस उड़द में क्या मिला लेंगे? दूध और दही मिला लो और उसमें उड़द मिला लो, तो इससे बनाई हुई यवागु अपन वृश्य होती है, यानी कि शुक्र को वृद्धि करने वाली होती है, ठीक है। फिर लास्ट जो बची है वो है मद रोग, यानी कि जो दारू पी के आ गए हैं, है ना, उनके लिए कौन सी यवागु दे? तो पोहे की शाक, दही से बनाई हुई यवागु मद को दूर करती है। आप जानती हो दही वगैरह पिलाते हैं वैसे वोमिट हो जाती है उसको, तो उपाधिका ददिव्या मद विनाशनी, मद का विनाश करने के लिए कौन सी देते हैं अपन?
उपदिका दधिभ्याम वाली देते हैं, पोहे की शाक दही से बनाई हुई देते हैं, ठीक है। और क्षुधानाशक के लिए कौन सी देंगे यहाँ पर, अज्ञात अपामार्ग शीर्घोदार से, ठीक है। तो ये सारा कुछ 28 प्रकार की यवागु यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखना इसको याद कैसे करेंगे, सारा कुछ मैंने शूलनाशक दीपनी में पंचकोल होता है, याद करवा दिया, याद रह जाए। पाचनी ग्राही में सारी अम्ल वाली चीज़ें आती है, खट्टी चीज़ें आती है, दधी बिल्व चांगरी तक्र दाड़िम हो गया। अब वातज अतिसार में क्या दिया था, लघु पंचमूल दिया था, जबकि दशमूल कहाँ दिया था, रेस्पिरेटरी वाले डिसऑर्डर में दिया था। कहाँ दिया था, कब हो गया, कहाँ सिक्का हो गई, सांस हो गई। ये सारी कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, जिसमें अपन ने दशमूल दिया था, लघु पंचमूल वातज। अब देखो कौन सी आती है, वातज अतिसार के बाद पित्तज और श्लेष्मिक अतिसार में यहाँ देखा था अपन ने प से प्रश्न पढ़नी, स से शाल पढ़नी, और बड़ा बिल गाड़ी रमला ये सिद्ध करके देते हैं। रक्त अतिसार में क्या दिया था अपन ने, क्या दिया था, बकरी वाला बताया था, पयश अर्धोत के छागे, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। इससे सिद्ध करके क्या देते हैं अपन, यवागु देते हैं। आम अतिसार में अ से आम और अ से अतिविषय याद रखवाया था। फिर पक्वाशय रुझा में क्या देते हैं, पक्वाशय रुझा होती है तो दो स्नेहों को मिलाना क्या कहलाता है, यम के, और उसको मदिरा में सिद्ध करके देने चाहिए अपने को। फिर वर्ज निरस्यति यानी रेचन हो रहा है, उसको रोकने के लिए मांस वगैरह ये करवा, मतलब उसको निकालने के लिए, रेचन करवाने के लिए क्या देते हैं, उड़द वगैरह में तिल स्नेह वगैरह मिला के दे सकते हैं, जबकि उड़द का नाम अभी वापस आएगा वीर्यवर्धक में, है ना, वृक्ष में। संग्राही यदि रोकना है अपने को तो क्या देंगे, सारी खट्टी जो होते हैं, जाम्बू आम्र, इनके जो अस्थि मज्जा होता है बीच में, है ना, बीज का अस्थि मज्जा होता है, उसको अपन दे सकते हैं। भेदन के लिए क्षार चित्रक हिंगू चाहिए। वात का अनुलोमन के लिए अभया, जिसको हरित ही बोला था अपन ने। ब्रंगण के लिए क्या करवाओगे, सुअर का मांस देंगे नीरू। कर्षण करने के लिए क्या दोगे, गवेदू का नाम, भ्रष्टा नाम, जो पॉपकॉर्न वगैरह बनाते हो। स्नेहन के लिए क्या करोगे, कोई भी स्नेहन में क्या मिला दो, लवण मिला दो। विरुक्षण के लिए क्या दोगे अपन, आमल की नीरू, सामा नाम हो गया। पिपासाग्नि, जिसको प्यास लग रही उसको मध्ययुगा से याद रखा था। क्षुधा के लिए क्या दोगे अपन, है ना, भूख प्यास में देखें तो क्षुधाग्नि के लिए अपामार्गशील। ध्यान रखना, एक रोग आता है भस्मक रोग, जिसमें इंसान क्या भस्म की तरह, भस्मासुर होता है ना, जो भी खाता है पच जाता है, तो उसकी तरह खाता ही रहता है ना, और इतनी मात्रा में खाता है, मोटा होता ही जा रहा, उसको ध्यान रखना। अपामार्ग शीर देते हैं। अपामार्ग की जो होती है, जो बीज होते हैं उसकी खीर बनाई जाती है और उस पेशेंट को पिलाई जाती है, उससे अच्छा खासा रिलीफ होता है ना। हाइपरथायरॉइडिज्म में भी दे सकते हैं अपन, वो एक को रिलेशन है इसका मॉडर्न के साथ। तो अपामार्ग शीर किसे, सुधाग्नि में हो गई। विषग्नि के लिए क्या दे सकते हैं, विष का अपोजिट क्या था, सोम, जिसको अमृत बोला था, तो सोम राज्य क्या है, विष का, विषग्नि वाली यवागु है। कंठ के लिए यवानाम यम के, पिपल्या वाली याद रख लेना। विषम ज्वर आ रहा तो गाय ने क्या कर दिया, अपना दान दे दिया, गव्य मासे रसे। मूत्रकर्च में सुदृष्टा, जिसमें गोपरू आ रहा है, और कंटकारी, ये दोनों ही क्या होती है, यूरिनरी के लिए बहुत अच्छा ड्रग्स होती है ना, स्वदृष्टा, जिसको गोपरू बोलते हैं ना। ग्रत व्यापद में क्या, दाल बाटी वाला याद रखा था अपन ने, छाछ पी थी, तक्र याद रख लिया था। तेल व्यापद में तक्र प्लस पिंडिया। रेतो मार्ग में ताम्र चूड़े वर्ड याद रखना था, मैंने याद दिला दिया था, मुर्गे के मांस वाला तो था, लेकिन वर्ड क्या था, ताम्र चूड़े। वृश्य यानी वीर्यवर्धक के लिए मांस वगैरह, है ना, ग्रत वगैरह मिला दो। मद विनाशनी के लिए उपदिता दधिभ्याम, और क्रमिग्नि के लिए विडंग वगैरह, और उसमें कौन सा, सुवर्चिका या सर्जिसार मिलाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक कोटेशन आ जाता है कि चिकित्सक के 5 गुण कौन से होते हैं, स्मृतिवान, हेतु युक्तिज्ञ, जीतात्मा, प्रतिपत्तिमान, भिषक, औषधि, संयोग। यानी स्मृति, बुद्धिमान होना चाहिए, हेतु युक्तिज्ञ, हेतु को जानकर और युक्ति बेस्ड चिकित्सा जो करता है वही चिकित्सक अच्छा होता है। जीतात्मा, आत्मा को जीतने वाला होता है। प्रतिपत्तिमान, जो उस क्षण उसको करना चाहिए वो तुरंत कर ले। और भिषक, औषधि, संयोग, और जो औषधि का संयोग करके उस मेडिसिन को देता है वही क्या होता है, चिकित्सम कर्तुम अर्हति, यानी भेषज को, यह जो चिकित्सक है वो बेस्ट 5 गुणों वाला होता है। तो ध्यान रखना, चिकित्सक की अर्हति कितनी होती है, तो 5 होती है ना, ये पूछ रखा है, चिकित्सक की अर्हताएँ कितनी होती है, 5 होती है। अर्हति मतलब कि अच्छी बातें जो होती है वो 5 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर होता है वो समाप्त होता है, सेकंड चैप्टर।